हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले मैं जो हूँ ऑलरेडी 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूँ और ये 5वें चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गांधी जी का भारत आना और भारत में एक बड़ा जन आंदोलन होना। गांधी जी जब भारत आए थे कई बड़े जन आंदोलन किए उन्होंने, और गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी रहे। हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये है आपके साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक कंट्री है आपके साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आपके हैं साउथ अफ्रीका। इसी साउथ अफ्रीका में गांधी जी लगभग 21 साल यहाँ बिताए, और 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वो भारत आए। तो लगभग 21 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए। कई बड़ी आंदोलनों में उनकी भूमिकाएं रही गांधी की, और सत्याग्रह उनमें से एक बड़ा वेपन था, हथियार था। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 1915 में देख सकते हैं कि गांधी ने भारत आ गए। देखिए, गांधी जी जो थे लॉयर थे प्रोफेशन से। वो अपनी पढ़ाई ब्रिटेन में कंप्लीट किए थे। 21 साल साउथ अफ्रीका में रहे और 1893 से लेकर 1915 के बीच में। देखिए, गांधी जी का कहा जाता है पॉलिटिकल गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले उसको सलाह दिए थे गांधी को। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप 1 साल जो है भारत की भ्रमण कीजिए, टूर कीजिए पॉलिटिक्स में उतरने से पहले। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सलाह दिया था। देखिए, गांधी जब वो भारत आए तो 1915 में वो भारत आए, और 1916 में गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं गांधी के साउथ अफ्रीका में उनकी स्ट्रगल स्टोरी को, कि साउथ अफ्रीका में वो जब थे तो क्या कुछ प्रमुख घटनाएं घटी। देखिए, हम देखते हैं साउथ अफ्रीका को। सबसे पहली बात है कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में कहा जाता है कि जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन स्टेशन है और डरबन स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वो फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में चढ़ गए थे। फर्स्ट क्लास ट्रेन में, जो कि एक एलिट क्लास की बोगी हुआ करती थी, जो भी मतलब टॉप एजुकेटेड और जो मतलब सभ्य माने जाने वाले, वो उस क्लास की बोगी थे। गांधी जब वहां पर चढ़े तो उसको कहा गया नस्ल के आधार पर, नस्लीय भेदभाव के आधार पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और उन्होंने रियलाइज किया कि जब साउथ अफ्रीका में आम लोगों के साथ क्या होता होगा जब हम जैसे एजुकेटेड लॉयर के साथ ऐसा हो गया। तो गांधी जी ने यहीं पर अपनी एक संघर्ष की दास्तां शुरू की। उन्होंने क्या किया कि नटल इंडिया कांग्रेस बनाई। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद यहीं पर एक नई टेक्निक का इजाद किया उन्होंने, और वो था पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट, यानी सत्य के साथ अहिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं, अहिंसा तरीके से सत्याग्रह स्टार्ट किए गांधी ने। देखिए, 1906 में गांधी पहली बार विरोध किया, एक जन आंदोलन किया। यूं कहे तो गांधी ने एक मुहिम चलाई। क्या था ना कि वहां पर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिस्टम चलता था कि जितने भी इंडियंस है, क्योंकि इंडियंस को प्रताड़ना झेलना पड़ता था, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव होती थी साउथ अफ्रीका में। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंडियन नहीं बनाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल कहाँ पे? किंग एडवर्ड्स होटल में। देखिए, इसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर गांधी ने इसका विरोध किया और एक मुहिम चलाया। 1906 के बाद 1908 में इसी के तहत गांधी ने एक और मुहिम चलाया। जो इंडियन माइग्रेशन थे, जो अप्रवासी भारतीय थे, उनके ऊपर जो भी मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसके विरोध में 1913 में गांधी जी जो थे पोल टैक्स के खिलाफ भी अगेंस्ट, मतलब पोल टैक्स के खिलाफ भी एक मुहिम चलाया, एक विद्रोह किया यूं कहे। जिनमें क्या था ना कि वहां पर जो भी मतलब इंडियन लेबर थे आमतौर पर, उसके ऊपर क्या था, 3 पाउंड का एक पोल टैक्स लगा दिया था 1913 में। और देखिए, एक और बड़े इशू देखने को मिला था वहां पर। क्या था ना कि जो भारत लोग जो शादियां करते थे उस शादी को मान्यता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार उन लोगों ने शादी, भारत लोगों ने शादी नहीं किया करते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश हैं, मतलब क्रिश्चियन के आधार पर शादी किया तभी वो शादी वैध होंगे, अदरवाइज वो शादी अवैध हो जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट भी गांधी ने विद्रोह किया था, मतलब मुहिम चलाया था। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जब हम बात करते हैं ना। देखिए, 1906 क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1908 में इंडियन माइग्रेशन पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उनके अगेंस्ट। 1930 1913 में पोल टैक्स के अगेंस्ट। और एक इशू आया था वही इंडियन मैरिज को लेकर कि इसको अवैध कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि गांधी जब वो भारत आए तो गांधी का भारत का इनिशियल फेज क्या रहा। बिहार के चंपारण सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, और गांधी के यह आंदोलन सफल भी रहा। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। देखिए, कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह एक प्रकार की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, क्यों उसे कहा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम देखते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ये है आपके स्टेट बिहार, और इसी बिहार में गांधी ने एक बेहतरीन आंदोलन चलाया और नाम था आपका चंपारण सत्याग्रह। देखिए, प्रॉब्लम क्या था ना कि यूरोपियन जो प्लांटर थे उस समय में, जो बड़ी कंपनियां स्पेशली यहाँ पर जबरन लोगों के
से नील की खेती करवाता था 3 कठिया सिस्टम के तहत, और भर भर के जो है राजस्व लगान तो ले ही रहा था। और इंडिगो कल्टीवेशन का प्रोडक्शन का 3/20 हिस्सा ही केवल किसानों को मिलता था, बाकी के हिस्से ब्रिटिश सरकार यूं कहे तो यूरोपियन प्लांटर ले लेता था फोर्सिबली जबरन तरीके से कल्टीवेशन कराता था, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो वहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला थे, उन्हीं में एक लोकल कल्टीवेटर थे, एक लोकल खेतीहर मतलब खेती करने वाला राजकुमार शुक्ला। रिक्वेस्ट किया, गांधी जी आप आइए बिहार चंपारण और इस मामले को आप अपने तरीके से तहकीकात कीजिए, इंटरवेंशन कीजिए। तो गांधी ने बात सुना भी, और गांधी जो जब चंपारण आए तो कमिश्नर जो थे वहाँ के, जो कमिश्नर थे, उसकी बात को गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। देखिए, जब गांधी जी बिहार आए तो कई सारे जो मतलब लीडर थे उनसे जुड़े, जैसे बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। ये महत्वपूर्ण नाम है, आपको लर्न करना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इन लोग जो थे बिहार के, ये टॉप इंटेलेक्चुअल और लीडर थे, नेता थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिला और गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए, गांधी जी से जुड़े चंपारण सत्याग्रह में। देखिए, इसका रिजल्ट क्या हुआ ना कि ब्रिटिश सरकार घुटना टेका, और 25% यूरोपियन प्लांटर जो ले रहे थे जबरन, 25% जो है मतलब गैर कानूनी तरीके से जो एक्सकेवेट किया, जो रिवेन्यू कमाया इंडिगो कल्टीवेशन के जरिए, तो लौटाने की बात मान ली, कंप्रोमाइज कर दिया यूरोपियन प्लांटर। देखिए, यूरोपियन प्लांटर को उस समय भारी नुकसान भी हुआ। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने इंडिगो का तोड़ ढूंढ लिया था। इंडिगो के जगह पे जर्मनी ने सिंथेटिक डाई, यानी फैक्ट्री में बनाने वाला जो नील की खेती से जो नील जो डाइज बनती थी, तो उस डाइज का तोड़ इन्होंने जर्मन फैक्ट्री के जरिए ढूंढ लिया कि फैक्ट्री में अब सिंथेटिक डाइज बनने लगे। तो यूरोपियन प्लांटर को 25% तो ये रिफंड करने पड़े, और सिंथेटिक डाइज से जो इंडियन इंडिगो थे वो मार्केट से बाहर हो गए। तो ये चीज़ देखने को मिला आपके चंपारण सत्याग्रह में। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है आपके अहमदाबाद और खेदा एजिटेशन। यानी खेदा में भी विद्रोह हुआ और अहमदाबाद में जो हुआ एक लोकल प्रोटेस्ट था, बट काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये दोनों जो हैं गुजरात से जुड़े हुए थे। ये देखिए, ये हैं आपके इंडिया के गुजरात, और गुजरात में 2 जगह पर, एक अहमदाबाद में और खेदा में 2 बड़े आंदोलन हुए, यूँ कहे तो एक बड़े एजिटेशन हुए, विद्रोह हुए। देखिए, अहमदाबाद एक मिल स्ट्राइक काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि देश का पहला हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल था। क्यों था कि कॉटन मिल के जो मालिक थे वो प्लैग बोनस देने से इनकार कर दिया, कि प्लैग बोनस जो लगातार जारी था उसको अचानक डिसकंटिन्यू कर दिया, और इन्हीं को देखते हुए लोग जो है वहाँ पर हड़ताल पे बैठ गए, और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, इस हंगर स्ट्राइक को। और फाइनली ऑनर मिल प्रेशर में आकर जो डिमांड थे वर्कर के वो उसने माना, और 35% जो थे सैलरी हाइक किया, वर्कर का सैलरी बढ़ाया 35%। देखिए, इसी के पैरेलल गुजरात में खेदा आंदोलन भी चल रहा था। गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ ना कि उस समय अकाल पड़ गया, क्योंकि जो खेती थे वो खेती फेल्योर हो गए, और ब्रिटिश सरकार ने ऐसा खेती फेल्योर के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा कि लैंड जो रिवेन्यू ले रहा है तो लैंड रिवेन्यू राजस्व लगान को लेकर बातें बनेंगी, और राजस्व लगान आपके कम कर दिए जाएंगे और नहीं लिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी बातें कही, बट ये प्योर मतलब कि अनुपालन नहीं हुआ। तो वहाँ के किसान ने इसका विद्रोह किया, और ये विद्रोह करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई गुजरात सभा। गुजरात सभा को लीड कौन कर रहे थे? गांधी जी। और वहीं पर विट्ठल भाई पटेल थे एक, वो भी जुड़े। बाद में फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े, इंदुलाल याग्निक भी जुड़े। गुजरात सभा जब होस्ट किया गांधी ने, और गुजरात सभा जब होस्ट किया तो गांधी का कहना था, विट्ठल भाई पटेल का कहना था कि देखिए, किसानों के द्वारा जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है, किसानों का जो मांग है बिल्कुल लीगल है, क्योंकि किसानों को इससे नुकसान हुए। फाइनली क्या हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने बातें मानी, और ब्रिटिश सरकार एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन जारी किया कि जो लोग मतलब सामर्थ्य हैं रेवेन्यू देने में वो दे दें, और जो नहीं है नहीं दे। तो इन प्रकार के जो खेदा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद आपके जो हैं चंपारण सत्याग्रह काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनिशियल फेज में गांधी के। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्च 1919 में देश में काला कानून आती है, जिसे हम लोग ब्लैक एक्ट कहते हैं, रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। असल में क्या हुआ ना कि कहने के लिए ब्लैक एक्ट था, बट काफ़ी मतलब एक मैसिव तरीके से अप्रोच अपनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रोलेक्ट। सिडनी रोलेक्ट अध्यक्षता कर रहे थे। एक कमेटी बनाई गई थी, नाम था आपका सर सिडनी रोलेक्ट कमेटी। इसके तहत क्या है कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज उस समय में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। तो क्रांतिकारियों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इन प्रकार के काला कानून लाए गए थे। तो ये इसलिए इसको कहा भी जाता है कि एनार्चियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। देखिए, इसमें क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं। रोलेक्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या था ना
कि बिना किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी बेल को यदि कोई लोग पब्लिक मीटिंग में शामिल होता है, भीड़ जमा करता है, विद्रोह करता है, उसको बिना कोर्ट ट्रायल, बिना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के, बिना कानूनी प्रक्रिया के उसको इमीडिएटली जेल में ठूस दिया जाएगा, जेल में भर दिया जाएगा। तो ये जो था मतलब एक क्रांतिकारियों की दमन की नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, जिनका कि भारी विरोध हुआ। और इसको देखते हुए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उससे कई लोग जो है रेजिग्नेशन दे दिए, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर अल हक, इन लोगों ने क्या किया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो ब्रिटिश के काउंसिल थे, जो सदन थी, मिनिस्टर्स की सदन, तो इनसे इस्तीफा दे दिया। और इसी के विरोध में गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह शुरू कर दिया। 6 अप्रैल को पूरे देश भर में हड़ताल किए गए, नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ, लोगों ने उपवास किया, प्रार्थनाएं की और एक लंबा चौड़ा पूरे देश भर में हड़ताल हुए गांधी जी के कहने पर, जो रोलट सत्याग्रह चलाए गए थे। और इसका असर क्या हुआ ना कि इस रोलट एक्ट का असर कि पंजाब में एक भारी विद्रोह हो गया, एक हिंसा भड़क गई। दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जो क्षेत्रों में जो है भारी हिंसा भड़कने की वजह से जब गांधी जी ने इमीडिएटली सत्याग्रह को रोक दिया, क्योंकि गांधी का इंटेंशन था, क्या था कि नॉन वायलेंस तरीके थे, क्योंकि आंदोलन हो रहे थे, हिंसात्मक हो चुके थे, तो गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, क्योंकि पंजाब में भारी हिंसा भड़क गई थी इस रोलट एक्ट के अगेंस्ट। अब देखिए क्या है कि जब रोलट एक्ट आया, इसी के पैरेलल क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसके अगेंस्ट? रोलट एक्ट के अगेंस्ट, काला कानून के अगेंस्ट। ये है आपके पंजाब। 13 अप्रैल 1919 को पब्लिक मीटिंग हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ना कि 13 अप्रैल को ये घटनाएं हुई। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही ये हिरासत में जाते हैं, तो इसको देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में भारी विद्रोह चल रहा था, नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके वजह से क्या हो गया, लॉ ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकाबू हो गया। और लॉ ऑर्डर को फिर क्या हुआ कि एक ब्रिगेडियर था जनरल डायर को इस मामले का कमान सौंप दिया गया कि पंजाब में आप ब्रिगेडियर हो जनरल डायर, आप इन चीज़ों को संभालो। तो जनरल डायर ने इन चीज़ों को संभाला। तो जनरल डायर ने क्या किया कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन में एक जलियांवाला बाग पार्क में, ये पार्क है आपके अमृतसर में, एक पार्क है जलियांवाला बाग, और वहीं पर जो है बैठकें हो रही थी, एक गैदरिंग हो रही थी, क्राउड गैदरिंग, मतलब कि बैठकें होती है, क्योंकि बैसाखी के दिन थे, पर्व त्यौहार के समय थे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग, बच्चे बूढ़े महिलाएं, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे। इंटेंशन ये नहीं था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करना, मतलब एक प्रकार का मतलब एक ओकेजनल सेरेमनी था। अब क्या हुआ ना कि जनरल डायर आते हैं, पार्क को घेर लिया जाता है और ओपन फायरिंग कर देते हैं। महिलाएं, बच्चे बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं। इस जो बुलेट फायरिंग होती है, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। किस कहा जाता है किसके एडवाइस पर हुआ था? तो माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके आदेश पर हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि पंजाब में इसके बाद हिंसा और तेजी से भड़क जाती है। पंजाब में मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है, यानी सैन्य शासन। इंडिया को फोर्सिबली जो है बेलीज किया जाता है। अब इन्हीं को देखते हुए जलियांवाला बाग जब घटनाएं होती है, तो कई बड़े इनके साथ घटनाएं होती है। इनका प्रभाव क्या पड़ा और इनको लेकर जो तहकीकात हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई आगे। देखिए इंडियन के क्या रिस्पॉन्स थे। इंडिया के रिस्पॉन्स ये रहा कि गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह को होल्ड कर दिया। रोलट सत्याग्रह जो इसके अगेंस्ट चलाया था, काला कानून के अगेंस्ट, उसको होल्ड में डाल दिया गांधी ने। गांधी जी को जो टाइटल मिला था पंजाब, जब साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे, केसरी हिंद का टाइटल मिला था, उसको गांधी ने लौटा दिया। जलियांवाला बाग का असर ये भी हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया, हटा दिया। कांग्रेस ने एक अपना नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर, गांधी जी इनके मेंबर बने। क्यों बनाई गई नॉन ऑफिशियल कमेटी? इसी को तहकीकात करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अब देखिए आगे क्या हुआ ना कि ब्रिटिश भी एक कमेटी बनाती है इन चीज़ों को मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये जो जलियांवाला कांड हुआ था, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है जिसका नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि विलियम हंटर इनका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। क्यों बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड को तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। खास बात क्या है कि इस हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, इनमें 3 इंडियन मेंबर भी थे। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक थे आपके चिमनलाल हरिलाल सेतलवर्ड, एक थे आपके पंडित जगत नारायण, और एक थे सरदार
सलमान अहमद खान, सुल्तान अहमद खान, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो कि ग्वालियर के एक नामचीन वकील थे। वहीं आपके पंडित जगत नारायण यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर थे। और चिमनलाल सेतलवाड, ये जो थे आपके बम्बई, जो उस समय बम्बई यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे और एक नामचीन एडवोकेट भी थे। तो ये इंडियन मेंबर इन कमेटी में शामिल होते हैं। देखिए, जब कमेटी की रिपोर्ट आती है तो कहा जनरल डायर को कंडेम किया जाता है कि नहीं, डायर ने ये गलत काम किया है। और डायर के अगर हालांकि किसी प्रकार की पेनल्टी या एक्शन नहीं लिया जाता, केवल कंडेम किया जाता, डायर की गलत किया था इन्होंने। और कहा जाता था कि ये मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी, मतलब क्या है ना कि कर्तव्य का मतलब कि पालन करने के जगह पे उन्होंने ऐसा मिस्टेक कर दिया, ये कहा गया। तो इसका असर क्या हुआ ना कि ये जो घटनाएं का एक बहुत ही विटनेस था उधम सिंह, उस समय छोटा बच्चा उधम सिंह इसका एक बड़ा गवाह रहा। उन्होंने देखा इन घटनाओं को और 1914 में, जुनून देखिए इन बच्चे को, 1940 में उधम सिंह ब्रिटेन में जाके माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उनको मार देता है, जान से मार देता है, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाए गए थे, ओपन फायरिंग करवाया गया था। डायर के हेल्प से, माइकल ओडायर ने किया था, एडवाइस दिया था। तो ये घटनाएं हुई थी ओवरऑल। देखिए, इसका प्रभाव आपने देखा, तहकीकात देखा। अब देखते हैं कि फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा एक मैसिव मूवमेंट हुआ था और पूरे देश स्तर में हुआ था, क्योंकि इनिशियल फेज में 3 मूवमेंट गांधी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई। और ये वो दिन था जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन 1 अगस्त को मृत्यु हो गया। और इसी दिन अनाउंस हुआ, पूरी घोषणा हुई कि देश भर में असहयोग आंदोलन होंगे। असल में क्या कारण था, क्यों हुआ इन प्रकार के एक मैसिव मास स्ट्रगल? इनके कई बड़े कारण थे। एक तो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जिससे क्या हुआ ना कि महंगाई बढ़ गई, आम सामान के दाम बढ़ गए, लोगों को मतलब काफ़ी तनाव होने लगा, हैवी टैक्सेस लगा दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का प्रोडक्शन डाउन हो चुके थे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुके थे। रोलेट एक्ट की वजह से जो काला कानून आया, जिससे कि क्रांतिकारियों को पूरे दमन किया गया, जबरन लोगों को जेल में ठूसा गया। और ये इनके विरोध में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए गए थे। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये भी एक बड़ा कारण रहा। और जो नन हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी, जो मतलब एक प्रकार का डिस्गस्टिंग रिपोर्ट था, तो ये रिपोर्ट से भी मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए गए थे। लोग खिलाफत इशू को भी गांधी जी के द्वारा एड्रेस किया गया कि गलत तरीके से जो कैलिफेट थे तुर्की को ब्रिटिश के द्वारा हटा दिया गया था, ताकि गांधी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था कि मुस्लिम का मास सपोर्ट रहेगा इस मूवमेंट में, तो खिलाफत इशू भी। यानी 4 बड़े कारण थे जिनके वजह से गांधी ने फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक मास स्ट्रगल शुरुआत की। गांधी जी का ओपिनियन क्या था? गांधी जी का एक बुक था 1909 में लिखा हुआ, हिंद स्वराज। गांधी जी का कहना था कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए ब्रिटिश एम्पायर अभी रूल कर रहा है। यदि हम ब्रिटिश को कोऑपरेट करना, सहयोग करना छोड़ देंगे तो साल भर के अंदर ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, ब्रिटिश को देश छोड़ के जाना होगा। तो ये गांधी का ओपिनियन था, हिंद स्वराज बुक 1909 के अनुसार। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो इसका मतलब कि फीचर क्या था, विशेषताएं क्या थी? काफ़ी सारे हमको विशेषताएं देखने को मिलेगा। एक तो ये कि इसके एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच थे, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब डिस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या था ना कि डिस्ट्रक्टिव तरीका से, तोड़फोड़ तरीका से, बैकवर्ड तरीका से। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब एक सामूहिक प्रयास के, कि कुछ सामूहिक बदलाव। देखिए, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या था कि बैकवर्ड नेचर के थे, मतलब बैकवर्ड करना है, त्यागना है। ब्रिटिश को कोड को रिजाइन कर दिया, त्याग दिया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे थे स्टूडेंट, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को त्याग दिया, छोड़ दिया। इलेक्शन को भी काफ़ी डिस्टर्ब किया गया उस समय में, क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस को उतने रिप्रेजेंटेशन तो मिल नहीं रहे थे। ऑफिशियली बात करें तो ब्रिटिश गुड्स को भी मतलब जलाया गया, ब्रिटिश गुड्स को बैकआउट किया गया। और साथ ही जो मतलब जो ब्रिटिश के द्वारा जो ऑनर और टाइटल दिया गया उनको भी त्याग दिया गया लोगों के द्वारा यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है कि स्वदेशी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन करेंगे अपने इंडिजीनियस गुड को, स्वदेशी उत्पाद को, जिनमें कि चरखा और खादी बड़े पैमाने पर उस समय पॉपुलराइज किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि हम अपनी देसी कुर्ते को, देसी वस्तुओं को हम प्रचार करेंगे। और इसमें बड़े पैमाने पर वॉलंटियर कॉर्प, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया इस आंदोलन में। तो इन प्रकार के असर देखने को मिला। देखिए, एक मेजर फेज क्या हुआ ना कि अब इन प्रकार के आंदोलन के लिए फंडिंग चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया। 1921 में जब तिलक स्वराज फंड बनाया गया तो कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में 1 करोड़ रुपया जमा हो गए और 20 लाख चरखा भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस आंदोलन के तहत। तो काफ़ी मशहूर आंदोलन रहा और काफ़ी स्ट्रांग भी था। अब क्या हुआ ना कि आगे चल के ये आंदोलन
को जो लीड किया, कैसे किया, किसने इंडोर्स किया, किसने आगे बढ़ाया इस आंदोलन को? तो कांग्रेस ने इंडोर्स किया, कांग्रेस ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चले थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख सेशन को। और जब कांग्रेस के कुछ प्रमुख सेशन को देखेंगे तो एक है आपके कलकत्ता सेशन, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, इसको स्पेशल सेशन कहा जाता है। उसके बाद एक वार्षिक सेशन हुआ नागपुर में, उसके बाद आपके अहमदाबाद में सेशन हुए और एक गया सेशन हुआ। और ये तीनों सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने एक बार पिछले वीडियो में हमने बात किया था, एक सेशन आपके थे 1907 के सेशन, एक 1908 के सेशन, एक 1909 और एक 1911। इन 3 सेशन के बारे में हमने बात किया। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, अहमदाबाद सेशन और गया सेशन। देखिए, जब बात कलकत्ता सेशन की हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो था एक स्पेशल सेशन था। यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये एक वार्षिक सेशन नहीं था। लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि लाला लाजपत राय युवाओं के बीच, क्रांतिकारियों के बीच, उग्रवादियों के बीच, ट्रेड यूनियन के बीच, विद्यार्थी यूनियन के बीच काफ़ी मशहूर थे। इसलिए इसी का नाम आगे किया गया और लाला लाजपत राय को कलकत्ता सेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। और यहीं पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास हुआ, यही कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920 सितंबर। और ठीक इसके 2 महीने बाद और यहीं पर जो है जो खिलाफत को गलत तरीके से हटाया गया, उनके भी इशूज को उठाया गया। स्वराज की इस्टेब्लिशमेंट करने की बात उठी इसी आंदोलन के तहत। जब नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ तो इस समय विजय राघवाचारी, इसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। खास बात क्या है ना कि यहाँ पर जो एनएमसी रिजोल्यूशन था उसको एडॉप्ट किया गया इस आंदोलन में, यहाँ पर पास किया गया। एडॉप्ट कहाँ किया गया? नागपुर सेशन में। और इस रिजोल्यूशन को आगे कौन बढ़ाया? सीआर दास, चित्तरंजन दास ने। और स्वराज फंड की भी घोषणाएं इसी आंदोलन में हुई, जिनमें 1 करोड़ रुपये जमा हुए। अब देखिए, 2 प्रमुख सेशन है, एक है आपके अहमदाबाद सेशन, एक है गया सेशन। गया सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है वो भी बिहार से, तो गया सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गया सेशन में चित्तरंजन दास को प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और ये डिबेट हो रही थी कि हमको अंग्रेजी काउंसिल्स को बाइकआउट करना था। और चित्तरंजन दास आप जानते हैं नामचिन्ह वकील थे उस समय, और काउंसिल्स के मेंबर भी थे, उसको बाइकआउट करना है। और यहाँ पर एक मतलब इसको लेकर जो डिबेट हुई ना, तो 2 भावनाएं निकल के आई, एक स्वराजिस्ट को लेकर और एक नॉन चेंजर को लेकर। हम आगे वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक में, जब पढ़ेंगे स्वराजिस्ट और नो चेंजर के बीच में क्या कुछ हुई और क्यों ये भावनाएं आगे बढ़ी। जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट था, मॉडरेटर था, 2 भागों में विभक्त हो गया। उसी प्रकार से स्वराजिस्ट नो चेंजर, कांग्रेस 2 भागों में टूट गई, स्वराजिस्ट में और नो चेंजर में। आगे बात करेंगे हम। अब देखते हैं अहमदाबाद सेशन 1921 में। यहाँ पर मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, नाम था हकीम अजमल खान, क्योंकि चित्तरंजन दास उस समय सीआर दास जेल में थे। तो हकीम अजमल खान को इलाहाबाद 1921 के सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए। कहा जाता है कि गांधी ने अपॉइंटेड किया था इसको प्रेसिडेंट के लिए, एक चीफ अथॉरिटी के रूप में। और गांधी के खास चहेते चेहरे थे हकीम अजमल खान। देखिए, अब देखिए मास स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट, यानी ये जो मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार हुआ, देखिए इस आंदोलन का असर आपको बिहार में, बंगाल में, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में और साथ ही आपको आंध्र प्रदेश में। हालांकि महाराष्ट्र में ये जो आंदोलन था काफ़ी कमज़ोर था, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कारण थे कि लीडरशिप की कमी थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थे नहीं, ऑलरेडी जो थे वो सेलुलर जेल में थे, सावरकर जी। और जो बलवंत फड़के थे रामोसी पीजन फोर्सेस के, वो ऑलरेडी नहीं थे, क्योंकि 1879 के समय में वो लीड कर रहे थे। मतलब कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं था। इसलिए क्या हुआ ना कि इस एरिया में, महाराष्ट्र में, यह आंदोलन कमज़ोर था। लेकिन इन प्रकार के क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था यह आंदोलन। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। बंगापुर में, मिदनापुर में क्या हुआ ना कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ये मर्ज हो गया, क्योंकि बंगाल में एक आंदोलन चला था। और ये आंदोलन जानते हैं क्या था? कि यह आंदोलन असल में एक टैक्स के अगेंस्ट चला था, कि वहाँ पर एक यूनियन बोर्ड क्रिएट किया गया था और एक नए टैक्सेशन सिस्टम ले आया था। और इस टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट में लोगों ने जो है मतलब एग्रीकल्चर रेंट लगा दिए गए थे लोगों के ऊपर, और एक यूनियन बोर्ड ने एक अलग से टैक्सेशन नीति ले आई थी। तो लोगों ने इसको रिफ्यूज किया, टैक्स नहीं देंगे हम। और इन्हीं के अगेंस्ट में बंगाल में मिदनापुर वाले रीजन में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। और देखिए असम की बात करें, ये वाला क्षेत्र में, असम में टी प्लांटेशन, जो चाय पत्ती उगाने वाले जो बागान में जो वर्कर लोग थे, वो लोग आंदोलन विरोध किया था। और इसका नेतृत्व कर रहे थे असम से JM सेनगुप्ता। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था। यहाँ पर एक और मूवमेंट चल रहा था, किसान मूवमेंट, जो इन्हीं के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया। बाबा रामचंद्रन इसको लीड कर रहे थे। एक मदारी पासी के द्वारा वहीं पर एक एका मूवमेंट चल रहा था, और ये भी जो है इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब बात हम करते हैं ना यूनाइटेड प्रोविंसेस के, बाबा रामचंद्रन और मदारी पासा, जिन्होंने 2 आंदोलन
चलाया था और ये वाला क्षेत्रों में यूपी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया। देखिए अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है आपके पंजाब। पंजाब में अकाली मूवमेंट चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि गुरुद्वारा में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, गुरुद्वारा सरकार के कंट्रोल में थे और ये लोग चाहते थे गुरुद्वारा हमारे अधीन हो और हम लोग इनको लेकर चीज़ें और प्रक्रियाएं आगे बढ़ाए। तो अकाली मूवमेंट पंजाब में आपको देखने को मिल जाता। देखिए राजस्थान में भी नॉन कॉपरेशन के दौरान दो मूवमेंट तेज हो रही थी। एक पीजेंट मूवमेंट जो कि बिजोलिया मूवमेंट और भील मूवमेंट, ये काश्तकारों के किसानों के आंदोलन थे, बिजोलिया मूवमेंट, भील मूवमेंट। और भील मूवमेंट जो लीड चला रही थी, इसके लीडरशिप की भूमिका में थे मोतीलाल तेजावत, यानी मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन को आगे बढ़ाया। और बिजोलिया आंदोलन जो था ना, असल में क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है ना किसानों के ऊपर भारी लगान वसूली किया जाता था एलिट क्लास के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और लगान देने में ये लोग असमर्थ थे। इसके वजह से बिजोलिया मूवमेंट देखने को मिला। और भील मूवमेंट क्यों हुआ था? भील मूवमेंट हुआ था प्रिंसली फ्यूडलिज्म की वजह से। मतलब ये कि जो मतलब एक राजशाही जो शासन था कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ है और जो एलिट क्लास के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, तालुकदार हैं, वो लोग मतलब अपनी अयाशी के लिए, अपनी शौक पूरे करने के लिए, निजी खर्चों के लिए भर भर के लोगों से पैसे वसूलता था और इसी वजह से भील आंदोलन हुआ था। तो बिजोलिया भील राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में आपके किसान मूवमेंट और एका मूवमेंट, और ठीक उसी प्रकार के अकाली मूवमेंट आपको पंजाब में, एंड देन फिर बंगाल में चौकीदारी मूवमेंट देखने को मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामा राजू, उन्होंने आंदोलन किया था ट्राइबल्स को लेकर, आदिवासियों के साथ। क्यों किया था? कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट कानून, एक फॉरेस्ट लॉ ले आया था और फॉरेस्ट के तहत ट्राइबल्स को प्रतिबंधित कर दिया था फॉरेस्ट एरिया में, लकड़ी चुनना और जो जंगल से जुड़े हुए उत्पादों को उठाना। तो फॉरेस्ट के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया, जिसकी वजह से ट्राइबल्स लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध कर दिया। तो इन प्रकार के आंदोलन जो थे, जो लोकल आंदोलन, वो मर्ज हो गए थे नॉन कॉपरेशन आंदोलन में, और एक बेहतरीन और एक मैसिव आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, अलग अलग क्षेत्रों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि अच्छा क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गई? क्योंकि हुआ क्या ना कि गांधी जी के कंट्रोल से ये मूवमेंट बाहर जा रहा था। क्योंकि गांधी जी का जो पॉलिसी था, वो पॉलिसी था आपके नॉन वायलेंस के। तो नॉन वायलेंस पॉलिसी जो गांधी का था वो फेल हो गया था। असल में क्या था ना कि ये लोग, गांधी चाहते थे कि सत्याग्रह टाइप से, नॉन वायलेंस तरीके से, ट्रूथ और जस्टिस, बैकवर्ड क्रिएटिव एक्शन, इन जरिए से ब्रिटिश हुकूमत को हटाना, ना कि वायलेंटली, ना कि किसी प्रकार के मार काट दंगे फसाद करके। असल में क्या हुआ ना कि 1922 में एक घटना हो गई। यूपी में एक तनाव वाली भारी भरकम एंग्री भीड़ ने तनाव में आकर पुलिस स्टेशन को फूंक दिया, जला दिया। 22 पुलिस वालों की मौत हो गई, जिंदा जला दिया गया 22 पुलिस वालों को। और यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया और गांधी की नीति था अहिंसक, ना कि हिंसक। तो इस वजह से गांधी ने इस मूवमेंट को अचानक विड्रॉल कर दिया। बारदोली में क्या हुआ, कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और एक रेजोल्यूशन पास किया गया और गांधी ने इस मूवमेंट को रोक दिया, होल्ड कर दिया। ये 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद। इससे क्या हुआ ना कि गांधी जी को, इसको देखते हुए 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और खिलाफत जो असल में सपोर्ट किया था, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक, मतलब ऑल इंडिया, एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 के समय में, 1920 के समय में। क्योंकि 1 अगस्त को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुआ था, तो 31 अगस्त को जो खिलाफत कमेटी, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने की बात की थी। तो असल में क्या हुआ ना कि वही खिलाफत अब क्वेश्चन किया गांधी कि खिलाफत की जो रेलिवेंसी है वो लॉस्ट हो गया। कमल पाशा को एबोलिश कर दिया गया तुर्की के द्वारा, मतलब तुर्की का जो कैलिफेट था उसको एबोलिश कर दिया गया कमल पाशा के द्वारा, और जो खिलाफत की जो रेलिवेंसी है वो खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन किया खिलाफत लोगों ने 1924 में, और गांधी ऑलरेडी 1922 में जेल में चले गए। तो इन घटनाएं देखने को मिला चौरी चौरा के बाद। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा कई बड़े, जैसे कि आपके गुजरात विद्यापीठ, एक आपके बनाए गए बिहार विद्यापीठ और एक बनाए गए काशी विद्यापीठ, यानी भारत के 3 जगहों पे, एक गुजरात में, एक आपके काशी में और एक आपके बिहार में। देखिए गुजरात और काशी में, अर्थात बिहार में, गुजरात और बिहार में जो विद्यापीठ बनाए गए गांधी जी के द्वारा, लेकिन काशी में जो विद्यापीठ बनाए गए वो भी गांधी जी के द्वारा, लेकिन एडिशनली कुछ लोग सपोर्ट किए थे, जिनमें कि बाबू श्री प्रसाद गुप्ता और भगवान दास। और जो पटना में बनाए गए थे बिहार में, बिहार विद्यापीठ, तो वहाँ पे मौलाना मजरूल हक, जिन्होंने अपना लैंड डोनेट किया था, ज़मीन दिया था। कौन दिया था? मौलाना मजरूल हक।
ये देखिए ये क्यों बनाया गया विद्यापीठ, कहा जाता है कि ये एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहा जाता था। काशी विद्यापीठ को इंडिया का एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। ये शैक्षणिक संस्थान थे जो भारत के जो स्वदेशी शिक्षा नीति है उसको आगे बढ़ाने की बात की जाए इसमें स्पेशली। उसी समय 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी। और इसमें जो है न्यू दिल्ली में असल में अभी जो है न्यू दिल्ली में, लेकिन ये जो इस्टेब्लिश हुई थी अलीगढ़ यूपी में हुआ था। और इसके जो पहले वीसी बने थे मोहम्मद अली जौहर बने थे। देखिए बंगाल में भी नेशनल कॉलेज ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, हमने बताया ना कि बैकआउट नीति अपनाई थी। जो ब्रिटिश जो कॉलेजेज स्कूल्स यूनिवर्सिटियों उसको बैकआउट करके देसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज को खोलना था। तो इन्हीं पर गांधी जी के द्वारा ये तीन बड़े यूनिवर्सिटी खोले गए थे, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। और मुस्लिम एलिट लोगों ने जामिया इस्लामिया को ओपन किया था। नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता भी बंगाल में खोले गए थे। हमने बताया था ना कि बंगाल स्वदेशी बैकवर्ड मूवमेंट 1905 के समय में इसको बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया था। और यही बंगाल नेशनल कॉलेज जो है असल में नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। और सुभाष चंद्र बोस जो है इसके प्रिंसिपल बने थे। और एक बार बंगाल नेशनल कॉलेज ये वही है नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता, और इसके प्रिंसिपल अरबंदी घोष भी बने थे, अरबिंदो घोष, आप देख सकते हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट है, चित्तरंजन दास जो है ना सुभाष चंद्र बोस के गुरु कहे जाते हैं और गोखले जो हैं गांधी के गुरु कहे जाते हैं। तो ओवरऑल इन प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैंने कराया, एक रैपिड फायर, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कराया। और इन प्रकार के आप कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि 1920 में गुजरात विद्यापीठ और 1921 में बिहार और काशी विद्यापीठ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।